नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से बड़े-बड़े परिवर्तन से संबंधित निर्णय लिए गए, उन निर्णयों ने भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों स्पेस बना रखी है, खासकर हिंदी पट्टी की सियासत में, अब इसे लोगों को समझना बहुत मुश्किल नहीं रह गया है। और ये बिल्कुल यही स्थिति है, जो स्थिति कांग्रेस पार्टी अपनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे दलों में अपनाया जाता हुआ दिख नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार उन राज्यों में भी अपनी बढ़त बनाती चली गई, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी विधायक और सांसद चुनने के लाले होते थे। लेकिन बड़े से बड़े नेता को, बड़े से बड़े कद का नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए उसका या उसके परिवार का कितना भी बड़ा योगदान रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने समय आने पर उनसे टाटा बाय बाय करना उचित समझा। 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मामले में यही देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय को लाया गया। मध्य प्रदेश में जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, वो मोहन यादव, बड़ी जीत दिलाने वाले शिवराज सिंह चौहान की जगह है। पार्टी ने जरा भी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि शिवराज सिंह चौहान की वजह से जीत मिली है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वसुंधरा राजे, जिनके साथ आज भी सबसे ज्यादा भाजपा विधायक है, उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व संगठन मंत्री भजन लाल शर्मा को मौका दिया है। दूसरे राज्यों में भी यही हुआ, कई जगह मात हाथ लगी तो कई जगह पार्टी को जीत हासिल हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम तानाशाही के आरोप, आंतरिक लोकतंत्र के खत्म किए जाने के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे। इन सब आरोपों के बावजूद एक मामले में भारतीय जनता पार्टी की दाद देनी होगी कि बीजेपी ने अपने अंदर जनरेशनल शिफ्ट के लिए लगातार नेतृत्व को रोटेट करते हुए एक नए सिरे से पार्टी को खड़ी करने की दिशा में समय रहते कदम उठाने में कोई चूक नहीं की। लेकिन जरा कांग्रेस पार्टी को देखें, जो संजय गांधी ने 1978 में कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी को निकाले जाने के बाद जो टीम खड़ी की, चाहे वो अशोक गहलोत हो या कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या कुछ ऐसे लोग, तारिक अनवर जैसे लोग हो, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, इन्हीं के सहारे पार्टी आज भी चल रही है। राहुल गांधी ने तमाम कोशिशें की, नेता पुत्रों की पूरी भरमार देखने को मिली राहुल गांधी की टीम में, लेकिन बदलाव नहीं आया। आखिर बदलाव क्यों नहीं आया? कांग्रेस और भाजपा में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कहाँ है, डिफरेंसेज कहाँ है और किस वजह से कांग्रेस पार्टी हिंदी भाषी भारत में क्लिक नहीं कर पा रही है? और अब नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा अवसर दिया है और उस अवसर को कांग्रेस पार्टी देख पा रही है या नहीं देख पा रही है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने पत्रकार और देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस और भाजपा की सियासत को काफी करीब से देख रहे हैं, अशोक वानखेड़े जी। अशोक वानखेड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने लंबे समय से लुटियंस दिल्ली की सियासत को देखा है, कांग्रेस पार्टी 400 सीटों वाली कांग्रेस को भी आपने देखा है, तो जनता दल के प्रयोगों को भी देखा है। 13 दिन की भाजपा सरकार से लेकर बहुमत वाली भाजपा सरकार को भी देखा है। दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र और आंतरिक लोकतंत्र की आवाज को उठाए जाने और दबाए जाने, पार्टियों के और नेताओं के, यहां तक कि प्रधानमंत्री पद की लड़ाई में आपने बड़े से बड़े वकीलों को पिटते हुए भी देखा और गोविंदाचार्य को दो शीर्ष नेताओं की अहम की टकराहट के बीच में किनारे होते हुए भी देखा। सब कुछ देखा। नरसिम्हा राव को भी किनारे होते हुए देखा तो अर्जुन सिंह को इस्तेमाल होते हुए भी देखा। आज की भारतीय जनता पार्टी और पिछले 3 दिनों में 3 बड़े फैसले जो हुए हैं, कहा जा रहा है कि लोकप्रिय नेता को हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने ठीक नहीं किया। एक क्वार्टर में इसकी चर्चा है कि ठीक नहीं किया। मध्य प्रदेश से रोती हुई फुटेज आ रही है महिलाओं की कि मामा को हटाकर ठीक नहीं किया। वसुंधरा के जनाधार से सभी वाकिफ है। लेकिन मूल प्रश्न यही है, जिस सवाल के लिए हम आपके साथ बैठे हैं, कि तमाम कॉन्ट्राडिक्शंस बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी 4 महीने बाद के लोकसभा चुनाव में परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में और भारतीय जनता पार्टी के अंतर विरोधों का भरपूर फायदा उठाने में क्या उसी तरह कामयाब हो पाएगी जिस प्रकार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के मतभेदों के बीच मध्य प्रदेश से सत्ताधारी कांग्रेस को मात देते हुए 2019 में बीजेपी ने, जिस प्रकार से गहलोत और पायलट के मतभेदों को मात देते हुए कांग्रेस बीजेपी ने राजस्थान में रास्ता बनाया, और जिस प्रकार टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच के मतभेदों के बीच में 2019 में ही छत्तीसगढ़ में रास्ता बनाया। कांग्रेस के पास कोई प्लान ऐसा दिखता है, आप कोई दूरदृष्टि दिखती है? नहीं, अभी तो अभिषेक जी मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ, मुझे भाजपा का कांग्रेसीकरण होते हुए दिखाई देता है।
मैं वो कांग्रेस देखता हूँ जो इंदिरा गांधी के समय एक सशक्त कांग्रेस थी। मैं वो सिंडिकेट वाली कांग्रेस को देखता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि कैसा रातों रात संगठन के लोग सरकार में गए और सरकार के लोग संगठन में आए। वो कांग्रेस का बदलाव मैंने देखा। गूंगी गुड़िया को मैं शेरनी होते हुए देखा। मतलब तब तो हमने सुना, लेकिन उसके बाद में इंदिरा जी। गांधी का कार्यकाल, उसके नेता। एक बात आप जान लीजिए, हमारे यहाँ ये हमारे देश का डीएनए है। हम एक न्यूक्लियस परिवार वाले लोग हैं, मतलब हमारा पूरा सॉरी एक कंबाइंड परिवार वाले जी। लोग हैं। तो हमारे परिवार में हमेशा एक मुखिया जी होता है, तो परिवार का ही बड़ा मॉडल राजनीतिक दल बनता है। अब हमारी सामाजिक जो रचना है वो ये है कि हमारे यहाँ एक परिवार है और परिवार में एक जी। मुखिया होता है जिसके हाथ में डंडा होता है और उसी का ना चलता है। चाहे पिताजी हो, कई जगह दादाजी भी हो, कहीं जगह बड़ा लड़का हो जाता है, जब पिताजी और रिटायरमेंट हो जाते हैं तो वो लड़का हाथ में सब संभालता है। सारे डिसीजंस वो लेता है, बाकी फॉलो करते हैं। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल में ज्यादा लोकतंत्र करने लगे तो वो पार्टी बिखर जाती है। आपको उस पार्टी में कसावट लाने के लिए कहीं ना कहीं एक तानाशाह चाहिए होता है। कांग्रेस में इंदिरा गांधी का एक वर्चस्व था। उसके बाद जब राजीव गांधी आए तो 400 से ज्यादा जब मैंडेट राजीव गांधी को मिला तो हमने ये भी होते हुए देखा। कम से कम बीजेपी में तो अभी ये देखने को नहीं मिला कि सुबह अर्जुन सिंह ने शपथ ली और शाम को वो गवर्नर बनाए गए। एक झटके के अंदर आपने मुख्यमंत्री को हटा दिया। तो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट जिसको बोलते थे, मुख्यमंत्री बनता था। जिसको चाहे वो मुख्यमंत्री बनाओ, जिसको चाहे हटाओ। मध्य प्रदेश में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक बार अर्जुन सिंह, फिर मोतीलाल वोरा, फिर अर्जुन सिंह, फिर मोतीलाल वोरा और फिर एंड में श्यामाचरण शुक्ला। ये मंजर भी देखा है हमने। हम आई विटनेस है इसके। तो कुल मिला के जब केंद्रीय नेतृत्व सशक्त होता है तो फिर वो एक पूर्ण रूप से अपनी पार्टी पे ग्रिप लाता है। तब विरोध के सुर बहुत दबे हुए स्वर में आते हैं और आते भी नहीं, क्योंकि जो विरोध करने वाले हैं उनका जो महत्व है ये केंद्रीय नेतृत्व के ही भरोसे होता है, नहीं तो वो महत्वहीन है। यदि अर्जुन सिंह को हटाया तो अर्जुन सिंह भी क्यों मुख्यमंत्री थे, तो केंद्र चाहता था। मोतीलाल वोरा को लाया, मोतीलाल वोरा का क्या यूएसपी था? मोतीलाल वोरा अर्जुन सिंह जी के खिलाफ बोलते थे, यही उनका एक अचीवमेंट था। उनको बनाया, जब उनको हटाया तो वो भी आवाज नहीं कर पाए, फिर अर्जुन सिंह को लाया क्योंकि उनका भी वजूद। तो कुल मिलाकर आज के डेट में आपने देखा छत्तीसगढ़ में साय साहब को बना दिया। रमन सिंह से लेकर कोई आवाज करने को तैयार नहीं क्योंकि इनके आवाज में दम नहीं। मध्य प्रदेश में यादव को बनाया। मैं थोड़ी देर के लिए उनको दूर रखता हूँ, शिवराज को दूर रखता हूँ, क्योंकि शिवराज सुबह से कुछ कम से कम नाराजगी तो भी व्यक्त कर रहे हैं। बाकी लोग तो कैलाश विजयवर्गीय से लेकर प्रहलाद पटेल तक तो गले में से आवाज नहीं निकल रही। तोमर साहब के गले में से आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि इन लोगों की औकात ही मोदी जी की वजह से है राजनीति में, बीजेपी के। तो जिनकी औकात मोदी जी की वजह से है वो मोदी जी पे डिपेंड रहेंगे। वैसे केंद्र में क्या कमलनाथ और दिग्विजय की औकात राहुल गांधी की वजह से थी, या फिर दिग्विजय सिंह और अपनी औकात रखते थे मध्य प्रदेश में इसलिए उनकी जरूरत राहुल गांधी को थी? ये बेसिक फर्क है। जब तक राहुल गांधी पूर्ण रूप से नेतृत्व में कसावट नहीं लाएंगे, और ये कसावट लाने का आपके पास एक चांस होता है। फॉर उदाहरण के तौर पे तेलंगाना में रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स आते ही तेलंगाना में तुरंत मुख्यमंत्री तय हुआ। मुख्यमंत्री तय हुआ, शपथ हुई, काम चालू हो गया। इसके पहले कर्नाटक में जब चुनाव जीते तो कर्नाटक में भी 1 सप्ताह से ज्यादा का टाइम लगा मुख्यमंत्री तय करने में, सीतारामैया या डीके शिव कुमार। ये द्वंद्व क्यों होता है? जब 3 राज्यों के चुनाव पिछली बार कांग्रेस ने स्वीप किए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह सरकार बनी थी। सबसे ज्यादा मतदान कांग्रेस को मिला था छत्तीसगढ़ में, सबसे आखिर में सरकार वहां बनी थी। सबसे बिल्कुल लाइन पे ये था वो मध्य प्रदेश, वहां पहले बनी थी। उसके बाद संघर्ष हुआ। ये संघर्ष क्यों हुआ? यदि पहले क्या था कांग्रेस में, एक सिंगल, ये तो बीजेपी ने तो वो भी खत्म कर दिया। मतलब बीजेपी की दादागिरी मैं मानता हूं इस मामले में, कोई लोकतंत्र वोकतंत्र की बात नहीं करते। कांग्रेस में एक फॉर्मेलिटी होती थी कि ऑब्जर्वर जाते थे, सारे विधायक एक प्रस्ताव पारित करते थे कि हम हमारा नेता चुनने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष को देते हैं।
वो प्रस्ताव लेके दिल्ली आते थे, दिल्ली से नाम लेके आला जाते थे, कमान तय करता था। आला कमान तय यही करता था, आला नाम कमान लेके जाता तय था। के ऊपर ही मेरा अगला सवाल है जी। मैं वही वही एक उसी पे आ रहा हूँ। तो वहां कम से कम विधायकों का प्रस्ताव होता था कि आला कमान तय करे, और आला कमान नाम देता था। यहाँ तो प्रस्ताव ही नहीं तय हुआ, यहाँ तो विधायकों को भी मालूम नहीं नाम क्या है। जी वसुंधरा जी के हाथ में वो वीडियो पिट रहा है सब टीवी पे, वसुंधरा जी के हाथ में टीवी वो पर्ची पकड़ाई जाती है, तब तक वसुंधरा जी को भी मालूम नहीं कौन है। तो लोकतंत्र कहां से हो गया? लेकिन ये इसलिए इसलिए हो पाया क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेतृत्व है जिन्होंने पूरे पार्टी पे कब्जा करके रखा है। वो बीजेपी भूल जाइए आप, जो खुशबू ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, ये भंडारी, शेखावत, ये सारी बीजेपी आप भूल जाइए। वहां कलेक्टिव लीडरशिप थी, अशोक वानखेड़े वहां जी, विचार इसी विनिमय होता था। इसी पहलू पर जो चर्चा आप कर रहे हैं कि भूल जाइए, ठीक है, आंतरिक लोकतंत्र जिस दौर में बीजेपी में काफी हद तक हुआ करता था, उस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन यदि आप 90 के बाद देखें, पोस्ट मंडल एरा में हिंदी भाषी भारत में बेहतर हो गया। क्योंकि बीजेपी को आप देखें तो बीजेपी ने सिर्फ मंडल मंडल नहीं किया, उसने सिर्फ पिछड़ा पिछड़ा नहीं किया। आज भी आप देखें, अगड़ा, पिछड़ा, आदिवासी, अभी सिर्फ दलित मुख्यमंत्री नहीं दिख रहा है, अन्यथा समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्रियों का जो क्लब है बीजेपी का 12 मुख्यमंत्रियों का, उसमें दिखाई दे रहा है। ट्राइबल भी दिखाई दे रहे हैं, यकीन ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, उसके साथ साथ आपको ओबीसी भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, एक चीज बहुत समझ में नहीं आती, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं। राहुल गांधी एक मुद्दा उठा लेते हैं, उदाहरण के लिए आपको याद होगा 2019 में मनरेगा को बढ़ा करके हम 100 दिनों की जगह 200 दिन करेंगे। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठा लिया था कि किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए की है वो 18,000 रुपए तक करने की बात थी कई अर्थशास्त्रियों की, और उस मुद्दे के इर्द गिर्द वो सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस भूल जाती है। आज सोशल इंजीनियरिंग की तो बात हो रही है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग की बात मुद्दों तक हो रही है। और आप जानते हैं कि मुद्दा तभी बड़ा होता है जब मुद्दों के साथ चेहरा होता है। मसलन मंडल के साथ लालू मुलायम का चेहरा था, और भाजपा ने भी कल्याण सिंह, शिवराज, उमा भारती, इस तरह के, गोविंदाचार्य, इस तरह के चेहरे दिए थे कांग्रेस पार्टी के। और साथ साथ ही ध्यान रखिए, अपर क्लास की, अपर कास्ट जिसको सवर्ण कहते हैं, उस लीडरशिप को बीजेपी ने छोड़ा नहीं। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की स्थिति आप देखें, मुद्दे उठ रहे हैं लेकिन ना तो जनरल कैटेगरी से नेता दिख रहा है, ना ही ओबीसी के उस मुद्दे को कैरी करने वाला नेता दिख रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। पता चल रहा है कि मध्य यूपी में भी में एक ही समुदाय का व्यक्ति अध्यक्ष, उसी समुदाय का बिहार में, उसी समुदाय का झारखंड में, इस तरह से सियासत हो रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रवृत्ति पर कब तक जाकर लगाम लगाने की स्थिति में होंगे? 4 महीने ही शेष है वही, लोकसभा। आपको यदि बीजेपी से लड़ना है तो आपको उनके पाले में जाके लड़ना होगा। बीजेपी बहुत पहले से ये बात तय कर चुकी है कि ओबीसी उसका वोट बैंक है, ओबीसी के समर्थन पे ही वो लगातार सत्ता में है, इसमें कोई दो मत नहीं। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ये बीजेपी का अपना वोट बैंक है। ओबीसी का तड़का लगाता है तो वो सत्ता में आते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। वो जो ओबीसी मतदाता था बीजेपी से क्यों हटक गया? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से क्यों हटा? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कोई दलित नेता भी लगातार सत्ता में रहता है तो वो सामंती बनता है, वो अपने ही कम्युनिटी के लोगों को धुतकारने लगता है। मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहां कांग्रेस को आना करीब करीब तय था, एंटी इनकम्बेंसी से लेकर तमाम फैक्टर्स थे, ऐसा कोई फैक्टर नहीं था जिसमें कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती थी। लेकिन कांग्रेस की सीटें कौन तय कर रहा था? कमलनाथ तय कर रहे थे और दिग्विजय कर रहे थे, दोनों सवर्ण थे। ओबीसी के जहां आधे से ज्यादा ओबीसी का वोट परसेंट है, वहां ओबीसी नेता कौन था आपके पास? कौन था? क्या आप अध्यक्ष को ओबीसी नहीं रख सकते थे? कमलनाथ यदि आपका चेहरा था मुख्यमंत्री का, तो क्या ओबीसी आप किसी को दे नहीं सकते थे? क्या राहुल गांधी में इतनी आज ताकत है कि एक झटके के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय को घर बिठा दी? एक झटके के अंदर गहलोत को की बहुत हो गया, आप अब आराम करिए। क्या ये ताकत है? और यदि आप में ये ताकत नहीं है तो आपको राजनीतिक पार्टी चलाने का कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि आप बर्बादी के कगार पे खड़े हैं। ताज्जुब इस बात का लगता है कि इन 3 राज्यों में बुरी तरह से हारने के बाद तीनों राज्यों की समीक्षा होती है, और समीक्षा के बाहर जब निकलते हैं बघेल साहब,
तो कहते हैं कि अब हम लोकसभा लड़ने की तैयारी में लगे हैं, मतलब उन्हीं के हाथ में बागडोर दी है लोकसभा की। कमलनाथ आते हैं, बोलते हैं हम लोकसभा ताकत से लड़ेंगे, उन्हीं के हाथ में बागडोर। अशोक गहलोत आते हैं बाहर मीटिंग के, बोलते हैं हम अब लोकसभा लड़ेंगे, उन्हीं के हाथ में बागडोर। एक सुरजेवाला जनरल सेक्रेटरी, सब जगह हारता है, बदनाम है, अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाता, तमाम प्रकार के आरोप लगते हैं, लेकिन हर चुनाव जिस राज्य में होता है उनको वहां भेजा जाता है। ऐसी क्या मजबूरी है कि आपके पास नेता नहीं है? कांग्रेस में वर्कर्स और नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस को ये बात तय करनी होगी कि वो किनको अपने पास रखते हैं। उदाहरण के तौर पे दलित नेता के नाम से किसको सामने लाएंगे? नितिन राउत को लेके आए। आज नितिन राउत महाराष्ट्र में सबसे भ्रष्ट और बदनाम नेता है कांग्रेस का। जो ऊर्जा मंत्रालय का उन्होंने जो दोहन किया वो शायद ही किसी ने किया हो। इतने आरोप जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप नहीं, ये सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है। आज प्रकाश आंबेडकर वंचित आघाड़ी लेके लगातार अपने रैलीज कर रहे हैं महाराष्ट्र में। उनका एक वोट बैंक है। आज वो एनडीए के साथ नहीं जाना चाहते, लेकिन क्या इंडिया अपने दरवाजे उनके लिए खोल रहा है? बातचीत तक करने को तैयार नहीं, क्योंकि नाना पटोले और ये तुम्हारे लोकल लीडर है वह वडेट्टीवार, यदि उन्होंने इनको बताया कि भाई ये कोई खास आदमी नहीं है, प्रकाश आंबेडकर के पीछे लोग नहीं है, तो ये राहुल गांधी मान लेते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये किसी की बात सुनते नहीं, ये अपना आकलन खुद करते हैं और डिसीजन लेते हैं। और यही अपना आकलन और डिसीजन के चक्कर में मोहन यादव जैसा नाम आया जो किसी ने सोचा नहीं था, शर्मा जैसा नाम आया जो पहला टाइम का मतलब पहली बार चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बना। वो इसके पहले 6000 वोट लाके हार भी चुके हैं, हार भी चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली तो उनको अपने लोग चाहिए जो अपनी बात माने। क्या राहुल गांधी या केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का जो कहता है, क्या वो बात आज अशोक गहलोत, कमलनाथ, दिग्विजय, बघेल, सिंहदेव, इन 3 राज्यों की बात करी मैं तो मानने को तैयार है? अशोक वानखेड़े जी, मैं आपके सामने एक कांग्रेस की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या है और नेता कैसे बनाए जाते हैं उससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट और एक सवाल भी रखता हूं। राहुल गांधी की जो टीम आई, जो 2019 में आई थी बतौर कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद, उसमें आरपीएन सिंह थे, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उसमें सचिन पायलट थे, उसमें जतीन प्रसाद थे, उसमें मिलिंद देवड़ा थे, उसमें हमीदुल्ला सईद थे लक्षद्वीप वाले, इस तरह के लोगों की टीम थी। और इस टीम उसमें संतोष मोहन देव की बेटी का भी नाम लिया जाता है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। इस तरह के लोगों की टीम के साथ राहुल गांधी आए और इनमें से कोई भी किसी का भी संघर्ष का इतिहास नहीं था। सबका इतिहास यही था कि सब किसी न किसी कांग्रेसी नेता के बेटे। और नेता कैसे बनाए जाते हैं, ये वीपी सिंह की किताब है जिसमें उन्होंने लिखा है, आपको याद होगा, अशोक वानखेड़े जी को अपने दर्शकों के लिए बता रहा हूं, आपने वो पढ़ी भी होगी, कि चंद्रभानु गुप्त मुख्यमंत्री थे और उनके यहाँ एक एमएलए यानी वीपी सिंह खुद किसानों की समस्या लेके गए थे। तो दरवाजे पर से उन्होंने कह दिया कि ठीक है, दे दो, जाओ। वो घर आकर उन किसानों के साथ कह रहे थे जिनको साथ लेकर गए थे, ये चीफ मिनिस्टर बहुत बेकार है, देखो ये दरवाजे पे गए, तुम्हारे सामने देखो बेरुखा ट्रीट किया। तब तक चंद्रभानु खुद पहुंच गए उनके घर पर और उन्होंने कहा कि लाओ पिटीशन कहाँ है, और किसानों के सामने कहा कि देखो, चूंकि आपका विधायक कह रहा है कि ये डिमांड है तो मैं इसे मंजूरी देता हूं। तो ये नेता बनाने की प्रक्रिया होती है कि लोगों के बीच आप लीडरशिप कैसी खड़ी करते हैं, और आप लीडरशिप जो खड़ी कर रहे हैं वो लीडरशिप बड़ी अनोखी है। वो लीडरशिप लीडर मेकिंग प्रोसेस की तरह नहीं आई है, बल्कि एक तरह से थोप दी जाती है। राहुल गांधी क्या इसके ऊपर काम करेंगे, या फिर वही कन्हैया कुमार, संदीप सिंह टाइप लोगों के सहारे कि चलो ये परिवारवादी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी कैंपस से आए हैं लेकिन जनता से सरोकार नहीं है, उनके सहारे पार्टी का बेड़ा गर्क करते रहे? देखिए, जब तक आप जमीन से जुड़े हुए लोगों से या जिसकी जमीन है उस लोगों को तवज्जो नहीं देंगे, आपका कुछ नहीं होगा। आज हम कहते हैं कि भाई पहली बार मुख्यमंत्री बना है, पहली बार विधायक बना है, लेकिन जो देवीलाल शर्मा है वो कितने सालों से संगठन का काम कर रहे हैं, वो लगातार राजस्थान में काम कर रहे हैं, तो उनका नेटवर्क तो है। हो सकता है आम मतदाता उनको नहीं जानता, लेकिन वो ये जानते हैं कि लोगों से काम कैसा करवाना, नेटवर्क में कौन इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है, कौन क्षेत्र में क्या है, कम से कम इतनी तो समझ है। राजस्थान की तो इतनी समझ है। मुझे बताइए, कमलनाथ को इकट्ठा बैठ के यदि पूरे डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखने के लिए बोले तो मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट है बता नहीं पाएंगे।
जी क्योंकि जो आदमी जीवन भर कारपोरेट में रहा है, क्योंकि बड़ा नाम है तो आप मुख्यमंत्री बनाओगे, ऐसा नहीं। अब देखिए महाराष्ट्र में आपने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। अगली बार मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि बीजेपी सत्ता में आती है वहां पे, ऐसा नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आया कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तभी नया नेतृत्व उभरेगा, तभी लोगों को चांस मिलेगा। नहीं तो ऐसे कई असंख्य वर्कर है जो वर्कर काम करना चाहते हैं, लेकिन काम दिया नहीं जाता उसको। मेरे पास कई बार जब हम जाते हैं फील्ड में, जब घूमते हैं, तो कई वर्कर आते हैं कि अभी महाराष्ट्र से कल परसों दिल्ली में कुछ महिला कांग्रेस की महिलाएं आई थी, और जब क्योंकि मराठी में एक हमारा प्रोग्राम होता है, वो तो पॉपुलर है, तो वो मिलने आई कि हम आपसे मिलना चाहते थे, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने कहा हमको कि हम पिछले 1 साल से लगातार पार्टी अध्यक्ष को पूछ रहे हैं कि हमारे लिए कोई काम बताओ। जी कोई प्रोग्राम ही नहीं है महाराष्ट्र में। तो वहां कार्यकर्ता काम करने को तैयार है, प्रोग्राम करने को तैयार है, संघर्ष करने को तैयार है, लेकिन कोई बताए तो सही संघर्ष क्या है, क्या बोलना है। सिर्फ 4 ट्वीट करके सोशल मीडिया में यदि नाना पाटोले को लगता है कि वो बहुत बड़े नेता हो गए, वडेट्टीवार को लगता है कि वो 4 ट्वीट करके वो बिल्कुल सरकार को गिरा देंगे, तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण काम नहीं है। जी उससे अच्छा वो जरांगे करके जो मराठा लीडर, जो कल का किसान, जी लोअर मिडिल क्लास का किसान, जिसके 2 कमरे का घर है, वो आज लाखों के तादाद में गांव गांव जाके लोगों से एड्रेस कर रहा है, मराठा आरक्षण पे बोल रहा है। वो ज्यादा बड़ा नेता प्रूव हो गया इन लोगों से, जबकि वो किसी परिवार से नहीं आता ना किसी राजनीतिक दल से है। तो कांग्रेस को ये चाहिए, राहुल गांधी का एक मिसकंसेप्शन था, मुझे लगता है राहुल गांधी को आप समझ आना चाहिए। राहुल गांधी को लग रहा था कि ये जो मेरे साथ काम करने वाले मेरे कलीग हैं, राजनीतिक दल में साथ में काम करने जाओगे, आपके टांग खींच के आपको डुबा देंगे। जी राजनीति में जो नेता होता है वो हाथ में डंडा लेके काम करवाता है। राहुल गांधी जब तक तानाशाही प्रवृत्ति अपने आप में नहीं आएंगे, तब तक कांग्रेस सुधरेगी नहीं, ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेगी। ऐसा ही सचिन पायलट ने ग्रांटेड लिया। नहीं तो सचिन पायलट की औकात होती है कि ऊपर से एक बार नाम आया मुख्यमंत्री पद का, उसके बाद वो विरोध करें। सिंहदेव पूरे 5 साल तक बोलते रहे कि 2.5 साल बाद मेरा टर्न था, 2.5 साल बाद मेरा टर्न था। लोग लेते लेके मिलते आते रहे, और यहाँ पार्टी के जो बाकी नेता थे, जनरल सेक्रेटरी और बाकी जो रहते हैं, वो कभी इनसे भी वसूलते थे, उससे भी वसूलते थे, कभी इस पे हाथ रखते थे, कभी उससे हाथ रखते थे। जी वो जो बंदरबाट जिसको एक बोलते हैं, सवाल मक्खन इससे इधर से उठता भी है, खा लिया, इधर से भी अशोक खा लिया। वानखेड़े जी, 2 छोटे छोटे सवाल है जो आपसे लेना चाहेंगे। एक सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी जनरेशनल शिफ्ट करे तो कैसे करे। नेता पुत्रों की बात है, मैं नेता पुत्रों की राजनीति में आने के पूरी तरह खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो संघर्ष कर रहे हैं, मसलन आप देखें अर्जुन सिंह के बेटे जीत रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन वो दिग्विजय सिंह और इनके छत्र छाया में है, कमलनाथ के, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। दूसरे राज्यों में आप देखें इसी तरह की स्थिति है कि जो संघर्ष करके, चाहे वो नेता पुत्र हो या ना हो, वो संघर्ष करके आगे आए हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। क्या लगता है हिंदी भाषी भारत में, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच 99-1 का अनुपात है सीटों का, यदि आप देखें तो उस परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि उन परिस्थिति में जहां 96, 97, 98 और कहीं कहीं 99%, 100% तक का स्ट्राइक रेट है बीजेपी का, जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष जो नाकारा किस्म के लोग बने हुए हैं कांग्रेस में, क्या लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को एनर्जेटिक लोगों के हाथ में कमान देकर और राहुल गांधी को सबसे पहले कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए अपने दरवाजे खोलने चाहिए, या वही मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके सलाहकारों का नाम आप जानते हैं, जो अगर अशोक वानखेड़े उनसे अपॉइंटमेंट मांगेंगे तो महाराष्ट्र कांग्रेस के 4 नेताओं से पूछेंगे कि ये राहुल जी से मिलना चाहते हैं। अभिषेक कुमार मांगेंगे तो बिहार कांग्रेस के 4 नेताओं से पूछेंगे, बिहार का ये पत्रकार है, ये बिहार का रहने वाला है, ये अपॉइंटमेंट मांग रहा है बॉस का। ये कल्चर और ये दरवाजा बंद करने वाला कि हर अपॉइंटमेंट देने वाला राहुल गांधी का करीब करीब अधिकांश सलाहकार वो दूसरे लोगों से कुछ सेवा शुल्क की भावना से काम करता है, और उस सेवा शुल्क को का कर्ज अदा करने की परिस्थिति में अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट भी फिक्स करता है, अपने हिसाब से फीडबैक भी देता है। और बात तो आप जानते ही हैं, कुछ हाथ पैर दबाने वाले लोग, फिजिकल ट्रेनर भी आजकल नेताओं के जो है वो आप जानते ही हैं कि वो भी कहीं ना कहीं स्पाई का काम करते हैं। तो इस कल्चर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कब निकलेंगे? राहुल गांधी जी को सबसे पहले अलंकार टाइप्स, बैजू टाइप्स, कौशिक अब आपने टाइप्स, नाम नहीं राव ले लिया। टाइप्स, ये तमाम ट्रेनिंग नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है।
इन तमाम टाइप के लोगों को अपने साथ रखे हो, लेकिन हर एक को अपना अपना काम दे, पॉलिटिकल दलाल ना बनाए। ये सब पॉलिटिकल दलाल बने हैं। राहुल गांधी ने जिनको जो काम दिया, वो काम छोड़ के बाकी काम करते हैं। ये हवाला लेते हैं, किसी को मंत्री बनाने का, किसी को टिकट दिलवाने का, किसी को अध्यक्ष बनाने का, किसी को किसी राज्य में, जब जिन राज्यों में सरकार है उन राज्यों में जुगाड़ करने का। ये धंधेबाज हो गए हैं जी। इनके ऊपर कंट्रोल रखना होगा। राहुल गांधी को सीधा सीधा संवाद अपने अध्यक्षों से करना होगा। राहुल गांधी को आम आम चीजों से समझना होगा। नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दिस। मैं जानता हूं एक राज्यपाल को कि जब वो मोदी जी को 2 मिनट के लिए मिलने गए तो स्टाफ ने कहा उनको, मोदी जी को, कि मतलब राज्यपाल को, कि आज बहुत ज्यादा प्रेशर है मिलने वालों का, आप बस 5-10 मिनट में आप अपना निपटाइए। उन्हें कहा नहीं, मैं कर्टसी विजिट के लिए आया हूँ। जब वो राज्यपाल मिलने गए 40 मिनट तक मोदी जी ने उनको उठने नहीं दिया। सबको बोला कि अभी रुको, मैं इनसे बात करूंगा। और उनसे उनके राज्य की एक एक डिटेल पूछी। जो राज्यपाल जिस राज्य से आते हैं उनकी डिटेल पूछी, पूरा खाका समझने का प्रयास किया कि आप जिस राज्य में राजनीति कर रहे थे, अभी तो गवर्नर के और हैं आप, लेकिन जिस राज्य में राजनीति कर रहे थे तो आपके राज्य की स्थिति क्या है। 4 सोर्सेस से जब आप इंफॉर्मेशन लोगे तो 4 सोर्सेस आपको इंफॉर्मेशन देगी, उसको आप टैली कर सकते हैं। आज जिन जिन लोगों ने टिकट मांगे, जिन जिन लोगों ने जो टिकट प्रपोज किए, वो टिकट कैसे हारे। मैं आपको एक बता देता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में मैंने, क्योंकि इंदौर में पत्रकारिता की है, मैंने मध्य प्रदेश के कांग्रेस को देखा है। मैंने महेश जोशी को, मैंने प्रकाश चंद्र सेठी को चुनाव लड़ते हुए देखा। मैंने महेश जोशी को देखा जो जनरल सेक्रेटरी थे यूथ कांग्रेस के संजय गांधी के साथ। मैंने अर्जुन सिंह, मैंने दिग्विजय को ऐसा उठते हुए देखा। यंग दिग्विजय प्रदेश पहली बार बड़े बने थे, उनको देखा मैंने। इन लोगों को मैंने बड़े सिंधिया जी के सामने हाथ बन के खड़े होते देखा, और अर्जुन सिंह के सामने कमरे में न घुसने की स्थिति नहीं थी, ऐसा देखा मैंने। ये सब मेरे आंखों से देखा है। वहां पे एक जीतू पटवारी करके एक नेता पैदा होता है। वो नेता कैसा बनता है, राहुल गांधी किसानों पे फायरिंग होती है तो उन किसानों को मिलने जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो वो एक मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हैं। जो लड़का मोटरसाइकिल चला रहा है वो इतना बड़ा नेता हो गया कि वो मध्य प्रदेश का भाग्य विधाता हो गया, क्योंकि वो राहुल गांधी जी के साथ 3-4 घंटे रहा। तो राहुल जी की जो नेचर है कि अरे भाई आओ मिलो, तो ये दिल्ली में मिलता गया। और बाहर आके ये कहीं राहुल गांधी खाना खाने गए तो चलो साथ में, तो ये फिर वह ट्वीट करते हैं कि राहुल जी के साथ ताज में खाना खाते हुए। मध्य प्रदेश में लोगों को पसीना आ गया कि राहुल जी के बहुत ही नजदीक है, और वो छिचोरा आदमी मध्य प्रदेश में मंत्री बना, जिनके भाइयों पे केस है टोल पे मारपीट करने वाले। और अब इस चुनाव में चुनाव हार गया वो जी। ये उदाहरण के तौर पे मैंने बताया आपको एक किस्सा। ऐसे सैकड़ों जीतू पटवारी है। अशोक वानखेड़े जी, एक आखिरी सवाल, आपने जीतू पटवारी का जिक्र किया, तमाम ऐसे जीतू पटवारी अलग अलग राज्यों में मिल जाएंगे। मैं खुद जानता हूं कि कितने प्रभारी ऐसे हैं जो टिकट बेचते हैं, कितने प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हैं। एक प्रभारी ने मुझसे खुद कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि आपके प्रदेश में, खुद मुझसे कहा कि आपके प्रदेश में अलग अलग गुट के नेता प्रभारी के सामने आपस में लड़ते हैं कि हमारा ये गुट है, ये गलत है तो वो गलत है, और अंदर खाने सब मिले रहते हैं कि प्रभारी के सामने लड़ना है और पार्टी को 50 टिकट मिलेंगे तो 10-10 आपस में बांटना है, 10 प्रभारी के लिए छोड़ना है, और अंदर खाने ये खेल होता है। कांग्रेस पार्टी को क्या, हिंदी भाषी भारत में जहां असली चुनावी लड़ाई लड़ी जानी है, उसमें गुजरात को भी आप जोड़ लीजिए, हिंदी भाषी नहीं है तब भी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, हिमाचल में तो खैर ठीक है, अभी मामला ठीक दिख रहा है, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, झारखंड, इन सब राज्यों में नाकारा प्रदेश अध्यक्षों और उस टीम से क्या मुक्ति पानी चाहिए तत्काल। महज 4 महीने है, 4 महीने का वक्त सियासत में बहुत लंबा वक्त होता है, छोटा नहीं होता है। सबसे अहम राज्य है महाराष्ट्र। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं वहां से आता हूं, इसलिए कि 48 सीटें हैं, इसलिए कि वहां बीजेपी की हालत पूरी बुरी है। महाविकास आघाड़ी इकट्ठा होकर लड़ेगी। उस महाविकास आघाड़ी का एक घटक दल है कांग्रेस। कांग्रेस को कल डिस्ट्रीब्यूशन में, सीट डिस्ट्रीब्यूशन में 4 सीटें भी नहीं मिल सकती जी, क्योंकि कांग्रेस पूरे 48 सीटों में सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी।
और कांग्रेस के दोनों नेता छिछोरेपन के अल्टीमेट उदाहरण हैं, नाना पटोले और वडेट्टीवार। ये दोनों कांग्रेस के बाहर से आए हुए नेता हैं और महाराष्ट्र में ऐसे लोग हैं कि जो चौथी, पांचवी, सातवीं पीढ़ी कांग्रेस को दी है। मोतीलाल नेहरू के समय से कांग्रेस के साथ है। उन लोगों को कोई पूछता नहीं और ये पैराट्रूपर आते हैं यहाँ पे हवाबाजी करके, ये नेता बने हुए हैं। सबसे पहले उन्हें महाराष्ट्र पर ध्यान देना पड़ेगा। इन 3 राज्यों में तो कुछ नहीं हो सकता अभी, अध्यक्ष बदलो, सब कुछ भी बदलो। तो यदि वहां पिछली बार भी कांग्रेस, बीजेपी ने स्वीप किया था, इस बार भी बीजेपी स्वीप करेगी। इस बार तो उनकी खुद की सरकार है, नए मुख्यमंत्री हैं, पुराने कितना डैमेज करते हैं ये देखना है कि क्या वसुंधरा डैमेज करने की स्थिति में होगी, येदियुरप्पा जैसी, क्या शिवराज डैमेज करने की स्थिति में होगा। छत्तीसगढ़ में तो डैमेज करने वाला खुद ही स्पीकर बन के बैठा हुआ है। क्या संघ क्या चलेगा, ये कई चीजें। तो इन 3 राज्यों में मुझे ज्यादा अपेक्षा नहीं है। मुझे महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, ये जो राज्य है, यहाँ बहुत ही सामंजस्य रखने वाले नेता चाहिए, मैच्योर्ड लोग चाहिए। आपके पास मैच्योर्ड लोग नहीं है। जो लोग धड़धड़ाते हुए जो काम करना चाहते हैं उनको काम करने नहीं दिया जाता। यहाँ हो क्या रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हैं कहीं किसी सहयोगी दल की मर्जी से, सामंजस्य नहीं, जो सीधे शीश झुका के सामने खड़ा रहे। सामंजस्य और शीश झुकाने में फर्क होता है। इस तरह से प्रदेश अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, महाराष्ट्र का कांग्रेस शरद पवार को दहेज में दे दिया हुआ है। एक छोटा सा सवाल है अशोक वानखेड़े जी, आखिरी सवाल, समय कम पड़ रहा है। सारी बातें आपने बता दी कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है, कार्यकर्ता नेता के बीच गैप है, पत्रकार और लीडरशिप के बीच गैप है, यहाँ तक कि दलाल और पत्रकार के बीच भी फर्क कर पाना कांग्रेस नेतृत्व को नहीं पता है। खैर, एक आखिरी और छोटा सा सवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी की प्रयोग धर्मिता से कितनी चीजें, पॉजिटिव सेंस में मैं कह रहा हूं कि कितनी चीजें उनके सीखने लायक है, जो उन्हें सीखनी चाहिए, और क्या वाकई इस 4 महीने के दरमियान वो उसका परिचय देते हुए दिखेंगे। याद रखिए, कामराज प्लान ने ही कांग्रेस पार्टी को, जो 40 साल पहले बूढ़ी हो जाती कांग्रेस, कामराज प्लान ने फिर से जिंदा कर दिया था। क्या सीख रहे हैं अब उस कामराज प्लान और नरेंद्र मोदी प्लान के बीच में? कामराज प्लान भी काम नहीं करेगा, यहाँ ड्रास्टिक सर्जरी चाहिए। कामराज प्लान में संगठन की सत्ता में लोग गए थे और सत्ता के लोग संगठन में आए थे। या वो बदलाव करने की जरूरत नहीं, आपके पास सत्ता है नहीं, आपके पास संगठन है, तो वो संगठन को पूर्ण रूप से खड़ा करना होगा, जवाबदेही देनी होगी। अभी तक जो चुनाव हुए उस अध्यक्ष को पूछना होगा कि आप अभी तक सत्ता में कैसे बैठे हैं। मुझे तो लगता है इस्तीफा लिए बगैर नया अध्यक्ष अपॉइंट कर लेना चाहिए इनको। अब क्या कमलनाथ को इस्तीफा मांगा जाएगा? कमलनाथ ने ऐसे क्या दिए लगाए जो इस्तीफा उससे मांगा जाएगा? वो इस्तीफा ना दे तो भी दूसरा अध्यक्ष दे के उसको बोल देना चाहिए जाके चार्ज ले लो। महाराष्ट्र में पूरा आंदोलन करने के लिए जगह है। उद्धव ठाकरे उसका हार्ट जो 40% काम करता है, आदित्य वो यंग लड़का है, इसके बावजूद वो रैली करते हैं। अरे 84 साल का एक बुढ़ा है जो उसको ओल्ड मतलब वृद्ध अवस्था में कैंसर ग्रसित शरद पवार लगातार रैलीज करते हैं जी। नाना पटोले क्या कर रहे हैं? बाकी भी कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? मैंने कोई बड़ा अधिवेशन नहीं देखा, बड़ा प्रोग्राम नहीं देखा, सिर्फ ट्वीट करते हैं, नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। नरेंद्र मोदी को गाली देके आप बड़े नहीं होंगे जी। आप पहले अपना प्रोग्राम बताओ। हमारे महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष का फोन उठता नहीं है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को उनके ड्राइवर और बाकी लोगों को फोन करना पड़ता है कि पटोले जी को कहो कि वो हमको कॉल करे। ये वस्तुस्थिति है, मैं एग्जैगरेट करके नहीं बताता हूं अभिषेक जी। तो आपको एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो यूपी में जो साथ में लेके चले। यूपी में हवाबाज नहीं चाहिए। आपको पता है आपके पास 2.5% वोट है और इसके भरोसे आप समाजवादी पार्टी से भी टक्कर लेना चाहते हो, बीजेपी से भी टक्कर लेना चाहते हो। अरे भाई क्या हो गया? वो आपको कहां से अमृत मिल गया? वही आपको बिहार में भी एक ऐसा अध्यक्ष, बिहार में, झारखंड में आपको एक सामंजस्य वाला अध्यक्ष चाहिए। कास्ट आप देखिए, कास्ट फैक्टर बीजेपी का देखिए, उप मुख्यमंत्री बनाते समय भी और जब मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें भी देखिए कास्ट फैक्टर कैसा रहेगा, रिलीजन कैसा रहेगा। आज आपके पास क्या है? आपके पास यूपी, झारखंड, बिहार एक ही समाज से लोग अध्यक्ष बने हैं जी। जो समाज वहां है
उसको अपने कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हो, किसी सेल का अध्यक्ष बना देते हो। आपको ड्रास्टिक सर्जरी की जरूरत है। अशोक वानखेड़े जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस पार्टी को ड्रास्टिक सर्जरी की जरूरत है, क्योंकि इस ड्रास्टिक सर्जरी के बिना, कांग्रेस पार्टी की ओवरहॉलिंग के बिना कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती। राहुल गांधी ने कोशिश की थी, वो हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो आधारभूत दिक्कतें हैं कांग्रेस पार्टी की, उन आधारभूत दिक्कतों पर खुद कांग्रेस पार्टी के लोग ही, राहुल गांधी मेहनत करते हैं और राहुल गांधी की नाक के नीचे संगठन में ऐसे लोग बिठाए जाते हैं जो उन मेहनतों पर पानी फेर देते हैं। 4 महीने का वक्त है, लेकिन इस 4 महीने के वक्त के लिए यदि राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़े फैसले लेने हैं, तो उन बड़े फैसलों के लिए एक बड़ा काम करना होगा। बड़ा काम कि 31 दिसंबर के पहले मिशन मोड में हिंदी भाषी भारत समेत महाराष्ट्र और गुजरात को भी कहीं ना कहीं संगठन के मुद्दे पर, चेहरे के मुद्दे पर एनर्जेटिक लोगों को लाए। फूके हुए कारतूस से लंबे समय तक काम नहीं चलना। ये सीख नरेंद्र मोदी ने सिर्फ भाजपा को नहीं दी है, बल्कि कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती पेश की है। उस चुनौती को सीख के रूप में लेना मल्लिकार्जुन खड़गे को है और राहुल गांधी को भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक वानखेड़े जी। नमस्कार।